राधे राधे दोस्तों। जैसे कि परीक्षा निकट आने वाली हैं हाई स्कूल की और इंटर की, तो आज हम कुछ व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करेंगे। ओके दोस्तों, व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करेंगे और ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं आकृति से। ये व्रत है, इस व्रत में ये व्रत का केंद्र है, ये केंद्र है व्रत का। केंद्र से परदी तक इसको बोलते हैं परदी। ये है परदी। परदी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या की दुगनी व्यास होती है। सपोज दैट ये व्यास है, BC त्रिज्या व्यास। तो हमें इससे फॉर्मूला हमारा तैयार होता है। जैसे सबसे पहले व्रत का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। व्यास को D से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को R से, त्रिज्या को R से। इसके बाद बात करते हैं आगे व्रत का परिमाप ये अथवा परदी। परिमाप परदी, जैसे कि ये लिखा है परिमाप या परदी, इसको परिमाप भी कह सकते हैं। तो व्रत की परदी, व्रत की परदी किस तरह से लिखाई जाती है? 2 पाई R। किस तरह से दोस्तों? 2 पाई R। R क्या है यहाँ पर? R हमारी त्रिज्या। और पाई क्या है? पाई महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का सन्निकट मान दिया था, जो लगभग 3.1416 के बराबर था। पाई का सन्निकट मान 3.1416। और कुछ सवालों में हमारे में 22/7 लगा करके इसको यूज करते हैं, तो पाई हमारा उससे परदी निकल आती है। आगे बात करें इसमें व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, मतलब इसका एरिया कितना है पाई R स्क्वायर से निकाल लेते हैं। और हम अगर यहाँ पर पाई R स्क्वायर नहीं लगाते हैं, स्क्वायर बटे 4, चूंकि R बराबर D बटे 2 होता है, तो R की जगह हमने D का मान रख दिया, तो D रखे D बटे 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का D स्क्वायर, 2 दूनी 4, पाई D स्क्वायर बटे 4। आगे बात करते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की आगे बात करते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कि हम बात करें, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, इसमें ये भी हमारी व्यास ही है, ए भी ये व्यास है, ओ है, ये अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
हम किस तरह से निकालेंगे कि 1/2 और वृत्त का क्षेत्रफल, और हम उसमें मान रख देंगे 1/2 और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि भी 1/2 वृत्त की परिधि, तो उसमें भी हम 1/2 वृत्त की परिधि 2πr, और 2 से हमारा 2 कट जाता है, और अर्धवृत्त की परिधि πr। इसके बाद अर्धवृत्त की परिधि के बाद बात करते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया? ये तो परिधि हो गई, परिधि की लंबाई निकाल ली। अर्ध परिमाप का परिमाप, पूरी माप, तो उसकी ये और जुड़ जाती है इसका व्यास। तो अर्ध परिमाप का तो आ गया। अगर हम इसको हिंदी में समझे, अगर लिखना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, वृत्त का व्यास या अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि πr और प्लस व्यास d, या हम d को, व्यास को कह सकते हैं πr बराबर πr प्लस 2r। अब बात करते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है कि वृत्त का चौथाई भाग, ये चतुर्थांश है। इस भाग को चतुर्थांश, ये हमारा चतुर्थांश है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? एक चतुर्थांश की, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब ये भाग निकला किसमें से? चौथाई भाग है किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल का। और 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं क्या होता है? πr²। तो 1/4 πr²। अगर इसकी बात करें, वृत्त एक चतुर्थांश की परिधि की बात करें, चतुर्थांश की परिधि की, एक चतुर्थांश की परिधि, उसको कैसे निकालेंगे? उसको भी निकाल सकते हैं 1/4 वृत्त की परिधि, 1/4 वृत्त की परिधि 2πr, और 2 से इसका भाग देंगे तो 1/2 πr। ये क्या हो गई? वृत्त की परिधि। अब बात करेंगे एक चतुर्थांश का परिमाप। परिमाप में क्या होगा? परिमाप में वही अभी जो हमने समझा, अर्धवृत्त की परिधि प्लस वृत्त का व्यास क्या होगा? 1/2
अभी हमने इससे पहले जो निकाला था अर्धवृत्त का, तो 1/2 अर्धवृत्त की परिधि प्लस वृत्त का व्यास। तो 1/2 अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि अभी इससे पहले निकाल ली थी हमने पाई आर प्लस वृत्त का व्यास 2r। इस तरह से ये इसका सूत्र हो गया। बात कर, जैसे कि एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, इन दोनों वृत्तों में अगर हम पहले इसकी बात करें, ये हम जानते हैं ये केंद्र है O, और ये हमने 2 जीवा ले ली, ये 2 त्रिज्या ले ली, और इन त्रिज्याओं में मैंने इसको R मान लिया, ये भी R होगी। इसको मैंने A और B और इसको मान लिया कुछ भी मान लो इसको C, और ये मेरा हो गया D। तो इसमें ये जो चीज है इसको बोलते हैं, इनको बोलेंगे, ये डॉट 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 डॉट, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये लघु मतलब छोटा है इसलिए लघु त्रिज्यखंड, और ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड की बात हो गई। अब दूसरे सिंबल में समझें कि इसमें तो त्रिज्या ली, इसमें मैंने ली जीवा, कोई भी जो जीवा हो गई, मान लो ए बी, ये जीवा हो गई, और इसमें मैंने सपोज दैट ये P और ये Q मान लिया, बिंदु कोई भी, और ये मेरा O है। तो इसको बोलते हैं, ये मेरा, ये भी इसमें छोटा है इसलिए इसको भी मैं लघु वृत्तखंड, और इसलिए ये बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड। इन आकृतियों को समझने के बाद हमसे पूछा जाता है इनके क्षेत्रफल। तो हम पहले समझेंगे लघु चाप। लघु लघु मतलब छोटा, लघु चाप ACB की लंबाई, मतलब मुझे यहां से छोटे लघु चाप की इसकी लंबाई पता करनी है कि ये लंबाई कितनी है इसकी, ये लंबाई पता करनी है, ये लंबाई कितनी है। तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला है θ/360। ये थीटा का है, ये थीटा ये कोण है, कोई कितना भी हो सकता है कोण, और उसमें 360 का भाग दे देते हैं तो उसका भाग का वो हिस्सा निकल के आ जाता है। और चाप की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि से उसका गुणा कर देते हैं। सपोज दैट हम कह सकते हैं थीटा 360 वृत्त की परिधि 2πr। क्लियर। अगर हमसे दीर्घ, ये लघु चाप हो गया, अगर हमसे दीर्घ चाप की बात की जाए, दीर्घ चाप में ADB की लंबाई वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की पूरी परिधि में से माइनस कर देंगे किसकी, लघु चाप ACB की लंबाई।
लघु चाप ACB की लंबाई को। क्लियर। अगर हम फॉर्मूले की तरह देखें तो वृत्त की परिधि अभी हमने आपको बताया 2πr और माइनस लघु चाप की, लघु चाप क्या हो गया थीटा बटे 360 और 2πr। अगर इसमें से 2πr कॉमन है वो बाहर निकाल लूँ तो कुछ 1 माइनस थीटा बटे 360 एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है।